एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। दिस इज बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए हैं फिर से कॉफी विद समा में अपने खास मेहमानों के साथ आपको मिलवाने के लिए। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और नईम साहब बताएंगे आज हमारे साथ कौन सी स्पेशल शख्सियात मौजूद है। ज़ाहिर है कॉफी विद समा में हम बहुत ही खूबसूरत फनकारों को मदऊ करते हैं जो दिल के भी खूबसूरत होते हैं और वैसे दिखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। मेरी मुराद है ज़ुनैरा माहम से। बहुत ज़बरदस्त ये आर्टिस्ट हैं, अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं, टीवी होस्ट भी हैं और आजकल तो सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। सोशल मीडिया से लाख इख्तलाफा सही मगर ये कम से कम छाई हुई हैं। वेलकम टू द शो ज़ुनैरा। थैंक यू, वेलकम टू कॉफी विद समा। और उनके साथ हैं बहुत ही खूबसूरत टीवी होस्ट और मेरा इनसे एक देरीना ताल्लुक़ भी है, हारून रफ़ीक, मकबूल ज़माना शो होशियारियाँ के होस्ट हैं और उनको वेलकम करता हूँ शो में जी। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। आपने भी सोशल मीडिया से अपने करियर का आगाज़ किया? जी बिल्कुल। और उससे पहले आप एक मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, थैंक यू, मुल्क के। तो ये क्या सूझी आपको, आप जो है वो अच्छा खासा बिजनेस करते करते, और मेरा ख्याल है कि जितना वक्त आप फ़नून लतीफ़ा को दे रहे हैं, इस मीडियम को दे रहे हैं, उतना शायद बिजनेस को नहीं दे पाते। अब नहीं दे तो बिजनेस क्या है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड जो है उसके हवाले से कुछ बताइए और फिर आगे चलते हैं। फैमिली बैकग्राउंड ये है जी कि वालिद का ताल्लुक़ चकवाल से और उसके बाद वो लाहौर में ही पले बढ़े और स्टील का बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का। तो ये 80s में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो मैंने जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो उसके बाद मैं फिर पढ़ने लग गया। फिर जब मुकम्मल की फिर पढ़ने लग गया तो उन्होंने कहा कि भाई अब काम की तरफ भी आ जाए। ये इल्ज़ाम आप पे है कि आप पढ़ते बहुत है। जी जी। स्टिल मुझे याद है कि मेरे बाय द एज ऑफ 36 मेरे और मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स इकट्ठे ही हो रहे होते थे। अच्छा। तो बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन खैर शौक़ था एक, वालिदा की तरफ से ही शौक़ मुझे आया बुक्स पढ़ने का और पढ़ते रहने का। तो उसके बाद हुआ ये कि एक कॉम्बिनेशन बन गया कि मैं बिज़नेस भी देख रहा था, स्टडी भी कर रहा था और क्योंकि मुझे आर्ट्स वगैरह का बहुत शौक़ था तो दोस्तों को ये भी पता था। तो आप जैसे बड़े करीबी दोस्त मेरे, जिनमें सरखेल जो थे वो मंसूर अली ख़ान थे, तो इन सब ने एक रोज़ मुझे बिठा के ज़बरदस्ती इस फील्ड की तरफ मुझे पुश कर दिया और जब मैं इस फील्ड की तरफ आया फिर देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। लेकिन आपने एक चीज़ नहीं बताई कि आप एडवोकेट भी हैं। जी हाँ, वो अब क्या वो अपने बारे में क्या आदमी ज़्यादा बताए। I have done LLB as well. I have done masters in computer sciences. I have done. आज पहला दिन है, सिर्फ तुसी अपने बारे दसना। आपने बताना है आज वो बातें बतानी है आज किसी की कोई गल नहीं हो रही जो नाज़रीन को नहीं पता। आपके फार्म हाउस पे मैंने पहली दफ़ा देखा था एडवोकेट हारून रफ़ीक। जी जी जी, ये बात बिल्कुल, ये इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त है और मुझे बल्कि इस पे फ़ख्र है कि दुनिया में जितने बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज़ हुए हैं, लीडर्स हुए हैं, दे वर ऑल एडवोकेट्स एंड दिस वाज द लास्ट डिग्री दैट आई हैव डन। और उसके बाद 6 महीने तकरीबन मैंने कोर्ट्स में भी कुछ किया काम, ताकि मैं देखूं कि हाउ थिंग्स गो अबाउट। तो अब इतना कुछ था तो फिर इसीलिए फ्रेंड्स सेड कि यू आर अ कट आउट फॉर दिस, यू शुड गो इनटू मीडिया। और फिर मेरी दोस्ती थी क्योंकि अमानुल्लाह साहब के साथ और उनका बेटा जो था वो मेरा बैचमेट था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। वहाँ क्या करता था? अच्छा जो यहाँ कर रहा होता। लेकिन आपने कहा कि एडवोकेट्स जो होते हैं वो लीडर्स हैं या प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उस इंस्पिरेशन के बाद आपने LLB करने को सोचा? जी बिल्कुल। और LLB क्योंकि हमारे यहाँ 2 वजूहात से की जाती है, एक प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए, तो वो भी था मेरे जहन में। बुशरा ने भी LLB की है ना? अच्छा, आपने भी LLB और नहीं कर बैठी ना? अरे 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 अरे। लेकिन आपने ये बात मुझे जो आज बताई है ये मुझे भी पसंद आई है। अच्छा हाँ जी, आप देखिए ना कि कायदे आज़म, LLB, अल्लामा इकबाल, गांधी, आप चले जाइए बाहर तो इब्राहिम लिंकन, आप जितने भी बड़े नाम लेंगे। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप कोशिश कर रहे हैं तो आगे नई नस्ल में भी अब आ रहे हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। ज़ुनैरा माहम से जब बात की जाए तो ये बताइए, आपका कंटेंट बहुत वायरल है और लोग आपके कंटेंट से अक्सर नाराज़ भी हो जाते हैं, तो ये जो सारा कंटेंट आप बनाती हैं, खबरों में रहने के लिए इतना रिस्क लेती हैं? एक्चुअली जो कंटेंट होता है वो सारा मेरा अपना होता है, सारी रिसर्च मेरी अपनी होती है। मतलब मैंने कोई रिसर्च टीम हायर नहीं की हुई है, वैसे मेरी टीम है जो मेरे साथ काम करती है, बट रिसर्च के मामले में मैं किसी पे इतना वो रिलाई नहीं करती। बट ये है कि आपकी बात सही है कि अक्सर लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ है, तो बहुत सारे लोगों के साथ रब्ता रहता है, वास्ता रहता है, तो
तो अक्सर लोग जो हैं वो फिर कुछ लोग तो गिला कर लेते हैं फ़ोन करके, कुछ लोग कहते हैं कि कंटेंट को यहाँ से ट्रिम कर दें, तो मैं कर भी देती हूँ। कुछ लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कमेंट्स भी करके गिला करते हैं। नहीं कमेंट्स में नहीं, कुछ लोग तो नोटिसेस घर में भेजते हैं और नोटिसेस का तो अंबार लगा होता है, तो इस तरह से। तो कैसे आप उनको करती हैं? जैसे शेर रशीद कहता है कि ये केसेस हमारी हथकड़ियाँ हमारे जेवर होते हैं, ये नोटिस जो हैं ये साफ़ी के और एक उसका जेवर होते हैं। वो जो शेख रशीद कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी वो जी हथकड़ी मेरा जेवर है जी, ससुराल मेरा जेल मेरा ससुराल है जी, तो वो इस तरह से कहते हैं। अच्छा, बात वो भी ठीक है वैसे आम जिंदगी में, ससुराल मेरा जेल, ससुराल मेरा जेल। हाँ वैसे वो भी ठीक है, हाँ, ये भी बात सही है, आउट की है। लेकिन जब इनकी सोशल मीडिया की हम लाइफ को देखते हैं तो बहुत ट्रोलिंग और आपको वो क्रिटिसाइज किया जाता है, सोशल मीडिया पे तनकीद का सामना करना पड़ता है, तो अक्सर आप रिस्पॉन्स देती हैं उनको, लेकिन रो रो के कुछ वीडियोस बनाती हैं, तो वाई नॉट कि आप इग्नोर कर दें एंड मूव ऑन? नहीं, मैंने कभी रो रो के कोई वीडियोस नहीं बनाए हैं। एक मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा कि मैंने पिछले साल एक केस को कवर किया था, वो आपको याद होगा, एक बड़ा मशहूर मारूफ केस था जिसमें एक लड़की थी, उसने भाग के शादी की थी, रन अवे मैरिज का केस था। और उसके जो वालिद थे वो सबसे पहले एक निजी टेलीविज़न पे आए थे, उन्होंने आके झूठ बोला था कि उनकी बेटी जो है वो भागी नहीं है बल्कि अगवा की गई है। और जिस लड़के के साथ वो गई थी वो लड़का भी 21 साल का था, लड़की 18 साल की थी। तो मैंने उसकी लड़की का इंटरव्यू किया था। उस वक्त तमाम टीवी चैनल्स जो हैं उस लड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं पहुंच गई थी। अब जब मैंने उसका इंटरव्यू किया तो वो इसके लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि सबको पता चल जाएगा। तो मैंने जब सच लोगों को बताया तो वो लोगों को हज़म नहीं हुआ था। सब मेरे पीछे इसलिए पड़ गए थे क्योंकि मैंने सच बताया था, और मुझसे पहले जो सब लोग हैं वो एक नैरेटिव बना चुके थे कि वो अगवा हुई है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, और मैंने हकीकत दिखाई थी कि वो खुद अपनी मर्जी से आई है। अदाकारी की, मॉडलिंग की आपने, आप मकबूल ज़माना जो शो हुआ पाकिस्तान का, खबरनाक, उसकी को होस्ट भी रही, आपने अनगिनत गेटअप्स किए। ये गेटअप्स का ज़रा बताएं। गेटअप जो है वो उस पर भी लोग नाराज़ होते थे, जैसे आप मरियम नवाज़ का बहुत दफ़ा आपने गेटअप किया, मुख्तलिफ लोगों के गेटअप्स किए, तो कभी कॉल आई कि तू चंगा नहीं किया साढ़े? नहीं, मरियम नवाज़ साहिबा तो अप्रिशिएट करने के लिए कॉल करती थी, और उनको मेरा कैरेक्टर जो मैंने फर्स्ट टाइम मरियम नवाज़ का परफॉर्म किया था, तो मुझे याद है कि उन्होंने कॉल की थी, हमारे आर्टिस्ट हैं अली मीर, उनको। जी जी। तो उन्होंने ये कहा था कि ज़ुनैरा से ये कहें कि मरियम नवाज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट वो जो उंगली उठा के बात है ना वो नहीं कर रही है। वो हमजा कर दो, मैं नहीं कर रहा। तो मैंने उंगली उठा के बात करना शुरू कर दी। ओके। तो कैप्टन सफदर भी अक्सर उनका भी वो एप्रिसिएशन कॉल, कुछ झलक मिल जाएगी हमें। हाँ भाइयों, ये बात याद रखो, एक बारी फिर शेर। नाइस, गुड वन। अमानुल्लाह साहब से दोस्ती, अमानत जो है वो वहाँ भी बैचमेट जी। तो अमानत जो है नाजरीन, ये अमानुल्लाह साहब किंग ऑफ कॉमेडी, लेजेंडरी अमानुल्लाह साहब के साहबजादे हैं, और वो हारून साहब के चूंकि दोस्त भी हैं, सिंगिंग करते हैं और ज़्यादा किशोर साहब को गाने की कोशिश करते हैं। तो अमान साहब से दोस्ती वजह बनी आपकी फ़नून लतीफ़ा की तरफ आने की? जी, ये हुआ ये कि जब मुझे दोस्तों ने ये कहा कि आपको कोई शो स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरे जहन में शो कुछ और था, वो ये शो नहीं था। अच्छा। मेरे जहन में जो शो था वो थोड़ा लिटरेरी था, और उसमें जो मैं सच सोच रहा था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ था ही नहीं मीडिया से, मैंने तो कभी ज़िंदगी में एक मरतबा भी कभी कैमरा फेस नहीं किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमने तो इस साइड पे बैठ के स्क्रीन की चीज़ें देखी थी। तो मैं जो शो सोच रहा था वो ज़रा डिफरेंट था। उसमें एक टीवी लाउंज था जिसमें आप गेस्ट को बुलाएंगे, उसमें एक लाइब्रेरी थी जिसमें आप बुक रिव्यू देंगे, एक उसमें थिएटर था जिसमें आप फिल्म पे बात करेंगे, मीडिया पे बात करेंगे। सो 2-3 सेट्स लगेंगे जिसमें सिर्फ मैं ही हूँ और उसमें एक आधा कोई गेस्ट आ रहा है, और उसमें ये कॉमेडी वाला और ये वो चीज़ें नहीं थी। अच्छा, ये नहीं थी? जी, ये नहीं थी। लेकिन आप कंसेप्टिव थिएटर जाते थे? जी, वो आप क्योंकि मुझे जानते हैं तो आप दोस्त हैं मेरे, इसलिए आपको सब पता है। एक्चुअली बात ये है कि मेरी वालिदा और मेरे मामू पोल खोलते हैं, सॉरी जी जी हाँ, सारी रात दोस्तों के पास होते हैं ना। तो असल में वालिदा और मेरे मामूज जो थे, उस वक्त सीरियस थिएटर बहुत हुआ करता था। आंटी भी जाती थी जी बिल्कुल थिएटर देखने? जी बिल्कुल। नईम साहब को सब कुछ मालूम है? जी हाँ बिल्कुल, सिंस इज़ अ फ्रेंड, तो बल्कि फैमिली फ्रेंड है तो इसलिए जानते हैं सारा। तो वालिदा जो थी वो उनके साथ में बहुत छोटा था और मेरे तो पैर भी नीचे नहीं लगते थे, और सीरियस थिएटर देख रहे होते थे, और उसमें थोड़ी बहुत जब से हिट हुए तब से भी नीचे नहीं लगते पैर। गुड वन। काम की वजह से, काम की वजह से भाग दौड़, ये मतलब था ना जी आप। अच्छा, तो हुआ ये कि मुझे थिएटर का ना एक एम्बियंस जो था
वो अंदर एक रचा हुआ था, अंदर जहन में था, बचपन से ही जो बच्चा देखता आ रहा है, और एक ग्लैमरस वो जगह लगती थी और बड़ी अच्छी लगती थी, और बुक रीडिंग वगैरह तो वो था मेरा। और उससे पहले से अमान साहब मुझे इस हवाले से जानते थे कि ये बहुत आता है थिएटर देखने। अच्छा। तो वालिदा और मामूस तो छोड़ गए जब थिएटर सिर्फ टोटल जुगत हो गया, तो उन्होंने छोड़ दिया, बल्कि वो तो थिएटर्स भी बंद हो चुके हैं अब। ठीक है। अब तो नए थिएटर बन गए, नाज बन गया, क्या बन गई है वो। तो फिर इन थिएटर्स में जब मैं जाता था कॉमेडी देखने, तो ये मुझे पहचानते थे सब ना कि यार ये लड़का बहुत आता है, रेगुलर है और आता है ड्रामा देखने। तो अमान साहब से जब मैंने बात की, अमानत से बात की, तो उन्होंने कहा बस हो ही कर ला। तो फिर जैसा उन्होंने कहा मैंने कहा जैसा कह रहे हैं, उन्होंने मुझे फिर मिलवाया लोगों से कि आप इनसे मीटिंग करें। आप वो जो शो बनाया आपने, जी जो मैंने कह सकते हैं आपके मेंटोर हैं थ्रू आउट। जी हाँ, इस फील्ड में उन्होंने। और शुरू में एक अच्छी टीम के साथ शो बनाने की वजह ये भी थी कि आफ्ताब इकबाल से कुछ लोग नाराज होके जी हाँ वो घर बैठ गए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही और था। उनको फिर आपने इकट्ठा किया। जी, मुझे अमानत ने ये मुझे सजेस्ट किया, उसने मुझे दिखाया कि अभी ये लोग वहाँ काम नहीं कर। पुफ वाला रोल उन्होंने हमेशा था। लेकिन ऐसा भी है ना, आपने आफ्ताब इकबाल की बात की है, तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि या तो आपका नेचुरल स्टाइल है या तो आपने इनको कॉपी किए, इमिटेट किया है आफ्ताब इकबाल की पर्सनैलिटी को। इसमें क्या हकीकत है, बताइए। देखें, अगर तो आप किसी हिट पर्सनैलिटी को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकें और आप भी हिट हो जाएं, तो मेरा ख्याल है लाहौर में कोई 8-10 लाख लोग जो हैं बड़े आराम से हिट हो जाएं। तो क्योंकि आप भी जैसे मिमिक कर लेती हैं लोगों को, तो बड़ा अच्छा आदमी अगर मिमिक कर ले तो आधा लाहौर जो है वो तो ये चाह रहा है कि इस वक्त वो हिट हो जाए। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग कह रहे हैं, मुझे ये लगता है वो अपनी जगह दुरुस्त किसी हद तक कह रहे हैं। वो इस तरह कि मुझे जो टीम मिली वो एग्जैक्ट वही टीम थी। जो प्रोड्यूसर मिला वो उन्हीं का प्रोड्यूसर था, जो मुझे डायरेक्टर मिला वो उन्हीं का डायरेक्टर था। मैं नाम लिए बगैर, नईम साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नाम लिए बगैर मैं बात करूंगा कि जो मुझे ऑफ कैमरा टीम भी मिली, उन सब ने जो मुझे गाइड किया वो मेरे नज़रियात, मेरा जो शो जो मैं सोच रहा था उससे हट के थी, और उन्होंने ट्वीकिंग करते 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 बिल्कुल वैसे कर दिया। और नईम साहब भी इस बात के गवाह हैं कि मुझे ये तक कहा जाता था कि आपने यू शुड नॉट बी योर सेल्फ। अब आके मैं आज़ाद हुआ हूँ तकरीबन 2 साल पहले, मुझे ये बताया जाता था कि आपने यूँ नहीं बैठना, आपने यूँ बैठना है। बहुत सी चीज़ें तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की अपने डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को कि भाई ये जैसे मिसाल के तौर पे वो मुझे यहाँ तक कहते थे कि आप इस तरह मुखातिब करें। मैंने कहा मेरी ये परवरिश इस तरह है नहीं भाई कि मैं इस तरह नहीं, हमें पता है, हम ज़्यादा मीडिया को जानते हैं, तो मेरी नहीं चलती थी। और मेरा तकरीबन 2 साल पहले से, यानी बड़े भाभी टाइप तबीयत तो इसी होना थी कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा बैठना है, और वो एक उस तरह का मेरी वार्डरोब और एक फ्रेम बना हुआ था, ऐसी बातें। अच्छा, वो उसमें से निकल नहीं सकते थे। इस पर एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया कि एक गाँव में जब पुराने दौर में जब लोग पढ़ा नहीं करते थे, तो ख़वातीन तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, उन्हें भेजा ही नहीं जाता था स्कूल में। तो एक रिश्ता वाले ने बताया कि जी हमें एक लड़की मिली है जो पढ़ लेती है। तो उन्होंने, गांव वालों ने कहा यार हमारे बेटे का रिश्ता करा दो, भाई पढ़ी लिखी लड़की घर आ जाएगी। वो गए तो वहाँ उन्होंने कहा जी हमारी बेटी पढ़ लेती है, आपको भी दिखाते हैं, आले चो ख़त ले आओ जी। तो वो एक ताक में से आला, उसको पंजाब, उसमें से ख़त लाए, तो उसका बेटी पढ़ना ज़रा, उसने पढ़ना शुरू किया कि मैं आपका ताया बैरूत से, यहाँ सब कुछ ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। वो बड़े इम्प्रेस हुए, उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद बहू घर आ गई, घर आई, पहला ख़त आया, उन्होंने कहा बेटा पढ़ो। जब उसको ख़त दिया उसने कहा मैं आपका ताया बैरूत से। मैं आपका ताया। तो मुझे उस वक्त जितने रिश्ते मिले ओ आले वाला ख़त पढ़ दे, आले वाला ख़त पढ़ दे। समझ गए मैं आपका ताया तो हम बैरूत कह से। सकते हैं कि बाय स्ट्रोक ऑफ लक, एक जैसे कहते हैं आफ्ताब इकबाल की जो पर्सनालिटी प्रोमिनेंट है और जिस तरह उन्होंने नाम नहीं, कमाया, लक से तो उनकी वो तो काम कर रहे हैं। आपका भी वैसे ही एक ऑरा है और आपका भी वैसे ही एक कह सकते हैं कि फेम उनका है। क्रेडिट नहीं छीनना चाहूंगा, उनका तो लक नहीं, उन्होंने तो बहुत मेहनत की है। आपकी बात कर रहे अच्छा, हैं कि मेरी बाय बात- स्ट्रोक ऑफ ओके। लक आपकी प्रोडक्शन और आपको जो टीम मिली, मुझ पे नहीं जी, तो मैं ये वो एक कहूंगा हम कह सकते हैं किस तरह आपको only फेम आप मिला। मेरी कभी देखें, मेरी रेटिंग्स देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला देता है। मैंने आज तक जब भी अपनी रेटिंग का फ्लायर शेयर किया, मैंने एक ही चीज़ लिखी, ऑलमाइटी हैज़ बीन ग्रेशियस। बेशक ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी। बेशक। मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा समझदार, मुझसे कहीं ज़्यादा देखने में अच्छे, बोलने में अच्छे लोग जो हैं वो रुल रहे हैं, और अल्लाह ताला ने अगर मुझे कर दिया है, दे दी है रेटिंग, तो ये सिर्फ उसकी मेहरबानी। हम यहीं से जो है ना कंटिन्यू करेंगे। जुनैरा, ये मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि इन्होंने एक समझ लें कि
एक हौसला देने के लिए उन लोगों को उस वक्त जो आफ्ताब साहब से कट ऑफ हुए थे जी। और बाज़-औक़ात यूँ लगता है कि जैसे पता नहीं इस इदारे से या इस प्रोजेक्ट से हम अलहदा होंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हालांकि अल्लाह ताला ने दुनिया उसके बाद रखी होती है। Exactly. तो ये साबित किया हारून साहब ने, मैं विटनेस हूँ। तो इन्होंने जब वो यूट्यूब के लिए पहला यूट्यूब शो था, वो फुल फ्लेज एक प्रोडक्शन थी, फार्म हाउस पे बेदियाँ वो सेट लगा, तो इन्होंने शायद कोई टाइमलाइन दी थी कि हम 3 माह में या 6 माह में हम सेटेलाइट पे जाएंगे, हमारा शो इतना पॉपुलर होगा। अच्छा, फिर यूं ही हुआ, फिर हुआ भी ऐसे। अच्छा, उस पर तो खैर हम बात करते हैं। आपने जब कदम रखा फ़नून लतीफ़ा में और जब आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं मॉडलिंग करूंगी, एक्टिंग करूंगी या मैं टीवी शोज़ जो है उसका हिस्सा बनूंगी, तो फैमिली की तरफ से एक जो रवायती रिजेंटमेंट होती है और एक जो रोक टोक होती है वो किस हद तक थी? और वैसे तो आपके मिजाज से हम सब वाकिफ़ हैं, आपने किस तरह मना लिया होगा, तो किस तरह ये मसला सॉर्ट आउट हुआ? फिर जब इस फील्ड में कदम रखा तो शुरू में बिल्कुल अपने मिजाज के मुताबिक, जो हमेशा आप सच बोलती हैं, वो बताएं कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा, ऐसा है कि मैं 9th क्लास में थी जब से मैंने काम करना शुरू किया, और जब मैं ख़बरनाक में आई तो मैं फर्स्ट ईयर क्लास की स्टूडेंट थी, और मैंने 5th ईयर तक वहीं पे मतलब मैं प्रोग्राम भी 5 साल करती रही और साथ साथ में पढ़ती भी रही। और ख़बरनाक छोड़ने के 1 साल के बाद मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। और आई कैसे मैं इस फील्ड में, मेरे जैसी लड़कियां इस तरह फील्ड में नहीं आ सकती हैं, पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि मेरा बैकग्राउंड भी आर्मी का है, तो ऐसा था कि मैं बेसिकली डिबेट्स किया करती थी, स्पीचेस किया करती थी। तो मैं ऑल पाकिस्तान की जो है ना विनर थी, डिबेटर थी, मैं स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशन्स के लिए आया करती थी। तो हुआ ये था कि हादसाती तौर पे मैं इस तरह से आई थी कि बेसिकली हम लोग बिलोंग करते हैं सियालकोट से, कैंट से, तो हम लोग कैंटेरियन थे। तो वहाँ पे हमारे एक ब्यूरो चीफ हुआ करते थे एक निजी चैनल के, तो वो हमारे घर पे आ गए थे, और क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पे मुझे स्पीचेस करते देखते थे तो वो कवर करते थे इवेंट्स को। तो उन्होंने मेरी मदर से ये पूछा था कि हमारा एक यहाँ पे इवेंट था और हमारा होस्ट जो है वो एंड टाइम पे भाग गया है, तो हमें अब कोई बंदा चाहिए कि जो बोल सके, तो आप इसको मेरे साथ भेज दें, तो ये मेरे साथ को होस्ट करेगी। तो मुझे ये था कि मैं अभी स्पीचेस करती हूँ, मुझे तो प्रोग्राम्स का पता नहीं है। तो खैर वो मैंने पहली दफ़ा जब इवेंट होस्ट किया था तो फिर वहाँ से मुझे ऑफ़र आई थी, और फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि आप लाहौर आ जाएँ। तो क्योंकि मैं स्कूल में उस वक्त पढ़ रही थी तो फिर मैं आया करती थी हर वीकेंड पे लाहौर। फिर यहाँ पर आके मैंने कुछ प्रोग्राम्स, कुछ ट्रांसमिशंस करना शुरू की थी। फिर मुझे एक प्रोग्राम मिल गया, फिर वहाँ से आगे मतलब मेरी हाइट बहुत लंबी थी तो मुझे कहा गया कि तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मॉडलिंग, आपकी? मैं हूँ जी 5.9। तो इस तरह से है कि फिर मेरा काम शुरू हो गया। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो फिर मुझे 2 चॉइसेस थी मेरे लिए। एक तो ये था कि मैंने ड्रामाज में भी मैं साथ साथ काम कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एक बंदा सियालकोट से लाहौर आया, उसके बाद उसे यहाँ से अब कराची जाना है, और फैमिली के बगैर मैं रह नहीं सकती थी। तो फिर मैं साथ पैरेलल जो है वो ड्रामाज कर रही थी और साथ साथ मैंने फिर जियो के साथ काम करना शुरू किया था। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि इस फील्ड के बारे में लोगों को काफ़ी इबाहम रहता है, और इबाहम ही नहीं है, काफ़ी हद तक सच भी है। लेकिन कुछ चैलेंजेस फेस मेरे जैसी लड़की को काम करने में अक्सर मुश्किलात होती हैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो मेरा कैरेक्टर है। मैं कैरेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कभी कर सकती, इसीलिए मैंने हमेशा वो काम किया है जो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल सेफ़ हूँ, तो मैं वो काम करती हूँ। लेकिन चैलेंजेस कोई आपने फेस किए थ्रू आउट? हाँ, हमारी इंडस्ट्री में करियर में बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो वो काम आपको नहीं दिया जाता, उसकी जगह कोई सिफारिश होती है, या उसकी जगह जो हमारी इंडस्ट्री में आजकल कभी किसी का वीडियो लीक होता है, कभी किसी का, तो इस तरह के काम जो हैं उसमें अक्सर लड़कियां आगे आ जाती हैं, और आप उन्हें जब देखते हो आप सोचते हो यार ये तो मतलब नहीं लगती कि इस काबिल हैं कि ये काम भी कर सकती हैं। इस लम्हे फैमिली को यकीन आ गया कि बस ये सही फैसला है और ज़ुनैरा कर लेगी? बिल्कुल, स्टार्ट में तो मेरे फादर, मेरे भाई और उनके साथ 2 गार्ड्स हमेशा मेरे साथ रहते थे, हमेशा, और हर प्रोजेक्ट में वो मेरे साथ जाते थे। के बंदे कब्जे से चाहिए हाँ, बस ऐसा ही है। जितने मर्जी कर लो। मैं कराची में भी थी तो मेरे साथ हमेशा 2 गार्ड्स रहते थे। मेरे फादर मुझे कभी अकेला नहीं भेजते थे, और ये मैं खुद भी चाहती थी। मतलब अगर आपने कुछ हैंकी बैंकी करनी है तो फिर तो आप किसी को साथ नहीं रखोगे। मैं फैमिली के बगैर रह ही नहीं सकती। मैं तो कोई मीटिंग भी करने जाऊँ, किसी को गुस्सा आता है नहीं आता ना आए, मेरे साथ कोई एक मेंबर होता है फैमिली का। तो अभी भी आपके 2 गार्ड्स बाहर आए? नहीं, अभी कोई गार्ड्स नहीं है, अभी तो सब मेरी फैमिली बन चुके हैं, सबको मेरा पता चल चुका है। अगर मेरे बारे में ज़्यादा यही होगा कि यार ये बहुत ही आउटस्पोकन है या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अदरवाइज तो मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपने बाहर व्हेन यू स्टेप्ड आउट ऑफ योर हाउस तो फैन फॉलोइंग या कोई फैंस वाला मंजर हुआ हो, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट?
हाँ, बहुत दफ़ा हुआ है। खबरनाक की दफ़ा तो बहुत ज़्यादा होता था और बहुत खुशी भी होती थी, क्योंकि आप जब स्कूल में पढ़ रहे हो, अभी स्टूडेंट हो और लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था और अभी भी अच्छा लगता है। अभी मुझे ना थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स हुआ था बीच में, कि मुझे लगा था कि मेन स्ट्रीम, मतलब जियो के साथ काम करने का मतलब है कि वो थोड़ा सा आपके अंदर ना एक आ जाता है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया और फिर मेन हमारा वो एक चैनल। तो जब मैं यूट्यूब पे आई ना, तो मुझे लगता था कि वो मीडियम बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ से मुझे जो एप्रिसिएशन कॉल्स आना शुरू हुई ना बड़ी बड़ी शख्सियात की, उन्होंने मुझे बहुत हैरान किया, क्योंकि जो एप्रिसिएशन खबरनाक के दौरान मैं उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रही थी, वो मुझे यूट्यूब के बाद आई। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई मीडियम छोटा नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी होती है। ये मेन स्ट्रीम से यूट्यूब पे चली गई और आप यूट्यूब से मेन स्ट्रीम पे ये तो जरा समझाओ है कि किधर से बस यूं गए रास्ते मुलाकात भी नहीं। ये जरा समझाओ। क्रिस क्रॉस। आपने जैसे अभी याद कराया, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था इस बात पे कि आप अल्फाज बोल देते हैं और अल्लाह ताला फिर लाज रख लेता है। बेशक। मैंने बिल्कुल, आप सही याद कर रहे थे कि मैंने सबसे कहा था कि विदिन 3 मंथ्स हम लीनियर पे होंगे, और ये गुस्ताखियां था, ये गुस्ताखी यूट्यूब पे। यूट्यूब। और लेकिन जिसे नहीं साहब, कास्ट इससे ये इनसे पूछे ना कि इनको कैसे पता था एग्जैक्टली कि 3 माह के बाद ये मेन स्ट्रीम पे, ये जी कैसे? पूछे, या आप वो पूछे। एक मोटिवेटेड स्टेटमेंट हो सकती जी है, बताएं। हम कह सकते हैं कि एक आपने गुमान किया। अच्छा, उससे पहले कास्ट बता दूं आपको, या कि फिर आपको लगता था कि आप सबकॉन्शियसली आप इस चीज को पहले से बना चुके थे कि Manifestation चल रही वर्चुअल माइंड में वो इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं। जी। इसमें जो मुझे थोड़ी बहुत फील आई थी उस वक्त, मैं जाता था इनके सेट पे, मैं इसलिए नहीं जाता था, हम उस शो को लेना चाहते थे ARY पे। अच्छा, मैं इसलिए जाता था बार बार। ठीक है। मुझे ARY की जो मैनेजमेंट और मालकान भेजते थे कि जाके देख के आओ कैसा शो हो रहा है। मैं और मेरा प्रोड्यूसर जाते थे। असल में जब आगा माजिद और सलीम अलबेला वहाँ से छोड़ के आए आफ्ताब इकबाल साहब को, तो उनकी जो एक ज़हनी उस वक़्त हालत थी और उनकी जो कैफियत थी, और वो हनी अलबेला इवन, और वो डिस्टर्ब थे। बिल्कुल। मुझे ये लगा कि हारून रफीक साहब जो है ना, इनको भी अंदाजा नहीं था कि रिजल्ट क्या होगा। ये ना उनको हौसला देने के लिए और एक जो है ना वो पुश करने के लिए, और एक बस हम बहुत जल्द जो है वो अचीव करेंगे और हम जो है ना आएंगे सेटेलाइट पे आएंगे, सेटेलाइट पे आएंगे, ये कहते थे उनको। आगे तो आप खुद बताएं, आप तो इधर ही, आप कहाँ चले कैसे, मतलब आपको कैसे पता था, ये बताएंगे, क्योंकि ये मैं भी सोचती हूँ। और आपने ARY की बात की, उस वक्त मेरी मीटिंग भी हुई थी, मैं आपके शो का हिस्सा बनते बनते रह गई थी, आपको याद है? इससे मैनिफेस्टेशन का हिस्सा भी कह सकते हैं। और somehow मुझे थोड़ा सा डाउट था, मैं देखा करती थी आपका शो ना उस पे यूट्यूब पे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये उस तरह से नहीं आ सकेगा, क्योंकि इतने हाईली पेड आर्टिस्ट थे जो सारे आपके साथ जुड़े थे। तो सोशल मीडिया पे उसको बरकरार रखना, इतने पैसे सबको देना, इतना बजट मैनेज करना, और 1 साल के एडवांस पैसे दिए हुए थे इन्होंने वो मैं बड़ी हैरान हुई थी। तो ये प्लीज बताएं, आपको कैसे पता था 3 माह में? अच्छा, इसका जवाब देते हुए ना मैं इस तरह जवाब देना चाहूँगा जैसे मैं अपनी बेटियों से बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी का एक कुलिया होता है। जी। तो मैं चाहूँगा कि मैं आज वो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कुछ हिस्सा मैनिफेस्टेशन का। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि जब आप किसी महंगी एयरलाइन में सफ़र कर रहे होते हैं तो आप सो भी जाते हैं। एग्जैक्टली। आप एक लोहे की ट्यूब में हैं और कई हज़ार फुट बुलंदी में हैं, लेकिन आप सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई बहुत शानदार इंजीनियर है जिसने ये जहाज़ बनाया। आपको यकीन है बहुत शानदार पायलट है जो इसको चला रहा है। और जितनी महंगी एयरलाइन होती है, आप कहते हैं पायलट उतना ही शानदार। सही बात। तो आपकी लाइफ का जहाज़ जो है वो अल्लाह ताला खुद चला रहा है। बेशक। तो जब आप इस फीलिंग के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे ना कि जो पायलट मेरा जहाज़ इस वक्त चला रहा है, मैं सो भी जाऊँगा ना वो सही चलाएगा। पहले तो आप अपने जहन में ये बात बिठा लें कि जितना बेहतर उसको पता है आपकी डेस्टिनेशन, किसी को नहीं पता। यकीन होना चाहिए। देखें, मैंने इनसे ये कहा था, और ढारस बंधाने के लिए तो अपनी जगह, लेकिन मैं उनको इतना एडवांस ना देता पहले। अगर वो मेरे जहन में होता हम इतनी जल्दी चले जाएंगे, मेरे कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी लग गए क्योंकि हम जल्दी चले गए। हुआ ये कि मेरा पहला शो अपलोड होता है 0 सब्सक्राइबर्स पे। मैं पूरी रात, अब मैं क्योंकि आपसे ज़्यादा नई नस्ल से बात कर रहा हूँ, मैं पूरी रात बैठ के देखता हूँ 1 सब्सक्राइबर हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और मेरा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड मुझे कॉल करता है 500 पूरे हो गए। दूसरा एपिसोड अपलोड होता है दूसरे दिन, और 3 दिन के अंदर मेरा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर से ऊपर चला जाता है और मोनेटाइज हो जाता है। वंडरफुल जी। अच्छा, जब ये हुआ तो उससे पहले मैं कभी भी 0 सब्सक्राइबर्स पे इतना महंगा शो होता है तो मैं उसको अपलोड ना करता। हो गया
फिर जब मुझे पहली कॉल ही जियो से आई थी। अच्छा। सबसे पहले आप यू जस्ट इमेजिन कि एक आदमी अपने घर से उठा है, घर में ही उसने बैठ के एक चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहली कॉल वहाँ से आई, फिर एक दो और चैनल से आई, इवन GNN से भी आई, ARY से भी आई। ARY मुझे पर्सनली भी चैनल पसंद था, है। और दूसरा इसमें ख़ास बात ये थी कि जो मुझे ARY से कॉल आई थी वो अम्माद यूसुफ साहब ने की थी, और वो बड़ी डायरेक्ट कॉल थी। मुझे मज़ा इस बात का आया कि कोई लंबी बात नहीं कि जी आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका काम पसंद आया। ये उन्होंने सीधा कहा कि भाई हम आपके साथ शो बनाना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं। 3 शो नहीं मेरे अपलोड हुए थे या 4। मैंने कहा जी बनाना चाहते हैं तो कल आ जाओ। कराची गए आप? मैं कराची चला गया, मैं जाके बैठा एंड आई थॉट कि मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और मैं थोड़ा उस पर वो था भी कि यार मैं बताऊंगा भी ज़रा जाके ना, और मैंने कितना पढ़ा हुआ है या क्या मेरा एक्सपोजर है। मैं जाके बैठा तो ही सेट के जल्दी से बताएं आपको क्या चाहिए, शो स्टार्ट करें। तो उसके बाद द फर्स्ट गाय आई मेट वाज नईम हनीफ। मुझे उनकी कॉल आई थी जी कि हारून रफीक साहब लाहौर पहुंच रहे हैं जी, आप इनसे मीटिंग करें और शो की तैयारी। आप थे और हसनैन नाफिर थे। बिल्कुल। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि जब मैं कराची गया तो मैंने अमाद भाई को कहा, अमाद भाई ने मुझे कहा कि शो के बारे में क्या ख्याल है आपका, कैसा होना चाहिए ऐसा। मैंने कहा जी आप ये शो बनने दें जैसा मैं बता रहा हूँ, और मुझे 6 महीने दे दें, ये शो टॉप रेटेड होगा। उन्होंने मुझे आगे से जवाब ये दिया, टेक इट ईजी, हम आपसे नहीं कह रहे आप इसको टॉप रेटेड करें, कंटेंट अच्छा बनाएं, टेक इट ईजी। मैंने कहा मैं इजी ही करके आपको बता रहा हूँ। ये अब होशियारियां बनने जा रहा है, अब होशियारियाँ, गुस्ताखियां से होशियारियां बनने जा रहा है। होशियारियाँ, राइट। मैंने उन्हें कहा कि मैं इजी करके बता रहा हूँ, वरना मैं 3 महीने कह देता, और 2.5 महीने बाद शो टॉप कर रहा था। आप इसका मतलब है कि सबकॉन्शियसली बहुत स्ट्रांग है। नईम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप दोनों भाई क्यों लगते हैं? आपने तो दोस्त बताया, मुझे शक है कि आप दोनों भाई हैं। तो पता करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है सेम टू सेम लग रहे हैं दोनों, ऐसा लग रहा है तो यही जाने दोनों, तो पता है करना ना? ये क्या चक्कर है? अच्छा, दोस्त बनते ही वो हैं जिनकी तबीयतें मिलती हैं, बेशक, जिनकी आपस में कंपैटिबिलिटी होती है। मुझे लगता है कि नईम भाई और मैं आंखों में इतनी बातें कर लेते हैं कि जो जुमले लोग एक दिन हमारा फैमिली डिनर था, उसमें एक और भी हमारे दोस्त हैं, वो इस वक्त अमेरिका है। तो इत्तेफाक है कि जो है ना वो मेरी मिसेज और भाभी और उसकी मिसेज जो है उस दोस्त की, तो आपस में डिस्कशन कर रही थी कि इनकी आदात के बारे में। मोस्टली वो चीज़ें मिलती जुलती थी हमारी। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि शायद हमारा मिजाज मिलता है, तो हम एक साथ खाना भी खा रहे हैं, हमारी फैमिलीज भी साथ बैठी हैं, हम इकट्ठे हैं। तो ये चूंकि थोड़ा सा सफर जो है इसमें मैं शामिल रहा। इस थोड़े वो शामिल जो नहीं रहे, बल्कि लेट मी कट यू, इन्होंने ही इज द वन जिन्होंने सारे टैलेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, पूरा एक एक चीज़ जो है ना वो नईम भाई ने हैंडल की। इसमें कोई शक नहीं है। जब आपका शो शुरू हो रहा था तो मैं आई थी वहाँ पे, चैनल पे कितनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, बहुत काम कर रहे थे ये, बहुत से ऑडिशंस हो रहे थे। कोई शक नहीं है कि मिस्टर नईम इज आल्सो हिमसेल्फ इज अ वंडरफुल मैन, और यूजुअली दोस्तें या दोस्तों आपस में जब अरसा साथ गुजारे तो शक्लें भी मिलना शुरू। अच्छा, मुझे एक मज़े का वाक़या नईम भाई का याद आ गया कि वो हमारे जो एक प्रोड्यूसर साहब थे, जो बाद में डायरेक्टर बने होशियारियाँ के, वो कहने लगे कि जी आपने कभी IFB नहीं लगाई कान में, तो आप पता नहीं IFB के क्या। तो मुझे नईम भाई ने कहा कि वो कह रहे हैं आपका IFB के साथ ना ऑडिशन लेना है, अच्छा, तो ज़रा आ जाएं। मैंने कहा हो जी। जाके स्टूडियो में बैठे, मुझे IFB लगी, तो मैंने शो स्टार्ट किया, तो मैंने नईम भाई की तरफ देखा, नईम भाई मेरे लो पास है क्योंकि वो दोस्त थे, उन्होंने आपको पहले ही पास कर दिया। तो, नहीं तब तो नई मुलाकातें थी। अच्छा। तो नहीं कहते मेरे लो पास है। तो मैं, अच्छा मैं यहाँ पे वो बात अपनी कंप्लीट कर लूँ, ना सिर्फ ये कि तवक्कुल, मैं आज क्योंकि ये नईम भाई का शो है तो इसमें मैं बड़ी खुल के बातें कर रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की। जब मैंने शो बनाने का सोचा, मेरे दोस्तों ने जब मुझे पुश किया कि तुम शो बनाओ, मैंने ज़िंदगी में कभी कैमरा देखा नहीं था। अच्छा। मैंने सबसे पहले किताबें ख़रीदी, मैंने डायरेक्शन पे किताबें पढ़ी, प्रोडक्शन पे किताबें पढ़ी, मैंने कैमरे ख़रीदे, घर में लाइटिंग मैंने अपने हाथ से की, मैंने अपने हाथ से घर में लाइटिंग करके, कैमरे लगा के, फ्रेमिंग करके, दोस्तों को बुला के, उनके इंटरव्यूज़ करके, उसको एडिट मशीन पे मैंने एडिटिंग सीख के खुद एडिटिंग में आज ये बातें खोल रहा हूँ। मुझे एडिटिंग तक मैंने एक एक चीज़ करके, सब कुछ सीख के
पढ़ के फिर मैं भोला सा बन के गया था कि क्यों ना एक शो बना ली। जबरदस्त ग्रेट। तो मेहनत होती है, स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड पैशन। और आप दोनों को ना एक क्रेडिट भी जाता है जो मैं देना चाह रही हूँ, वो ये है कि अच्छी बात ये है कि आप दोनों लाहौर में काम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में काम करना, लाहौर में काम करना, अदरवाइज देखें लाहौर तो इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ड्रामास भी वहीं पे बन रहे हैं, प्रोग्राम्स भी कराची में बन रहे हैं, तो खुशी है कि आप लोगों ने एक इस चीज़ को यहाँ पे जिंदा रखा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्रेडिट की बात की, कुछ क्रेडिट हम आपको भी देते हैं। थैंक यू जी, पहले कह दिया मैंने। इतने अरसे से आप काम कर रही हैं एज अ एक्ट्रेस एंड मॉडल, तो ये बताएं जब आपने अगर एज एन इन्फ्लुएंसर एज वेल, जब इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिजिटलाइज्ड एरा में कितना ज़्यादा रुझान हो गया सबका, हर कोई इन्फ्लुएंसर है, तो आपको क्या लगता है कि जो मेरिट है इन्फ्लुएंसर्स का वो किस तरह से जस्टिफाई होता है? इसमें तो सोशल मीडिया जो ना एक बेलगाम घोड़ा है, इसको मैं ये कहती हूँ, क्योंकि आप देखें ना कि यहाँ पर भी अब इतना कंपटीशन तो हो गया है, बट आप ये भी तो देखें कि जो एक फजूल चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अब होना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप ब्लॉगर्स को देखें तो उसमें भी ज़्यादातर आपको वो लोग नज़र आएंगे जो अजीबोगरीब किस्म की ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिनको देख के आप नहीं सोच के भी नहीं आप कह सकते कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कल ही मैं कुछ ब्लॉगर्स को देख रही थी जो डेली बेसिस पे मिलियंस में व्यूज़ ले रहे हैं, मगर वो जो कुछ कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि हर एक की कैटेगरी के लिए और हर एक की चॉइस के अकॉर्डिंगली उसको सोशल मीडिया पे मवाद मिल जाता है और वो अपने हिसाब से उसको देख लेता है। ट्रेंडिंग को तो आप फॉलो करती होंगी, और दूसरों के व्यूज़ को भी कभी देखा कि उसके व्यूज़ क्यों इतने आ रहे हैं और उसका कंटेंट क्या है, मुझे ये कंटेंट बनाना चाहिए, या जो आमद हो रही होती है आप उसको? कुछ लोग बड़े ब्लेस्ड भी हैं, लेकिन उन पे मुझे थोड़ी हैरत भी होती है कि इतना झूठ वो बोल रहे हैं तो उनको व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे इमरान खान साहब के ऊपर आजकल सख्ती आई हुई है, तो व्लॉगर्स जो हैं वो डेली बताते हैं कि फ़लाँ तारीख को इमरान खान छूट जाएंगे। इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनको डेली मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, मगर यकीन करें कि अल्लाह गवाह कि वो कितना झूठ बोलते हैं। मैंने उनके ऊपर पूरा रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ लगाए हुए हैं, उनके ट्वीट्स मैंने निकाल के बताए कि वो कितना झूठ बोलते हैं। अभी उन्होंने लास्ट बोला कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल के बनी गाला में उन्होंने रख दिया है, तो वहाँ पे उनको रखा हुआ है। तो मतलब सारे जितने भी लोग थे वो मेरे साथ बहस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वो सही कह रहे हैं, जो इमरान रियाज खान कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, जबकि बाकी सबके बयानात भी आ रहे हैं कि नहीं वो तो अडयाला जेल में है, नहीं मान रहे। तो मतलब इस तरह के जो व्लॉगर्स हैं ना, उनको देख के मुझे वाकई हैरत होती है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग गिरती भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी जगह अगर मैं झूठ बोलूँगी आज, तो कल ऑडियंस का एक काफ़ी वो आएगा कि नहीं जी आपने तो झूठ बोला था। इन लोगों को कोई नहीं कोई कहता, मतलब हर रोज़ इनको मिलियंस। मतलब आप कह रही कि व्यूज़ जो ज़्यादा आते हैं वो अक्सर झूठ बोलने से भी आते हैं। झूठ बोलने से। आपने तो सोशल मीडिया से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया, आप कितना फॉलो करते हैं सोशल मीडिया को, कितना सीरियस लेते हैं अब? नहीं भाई, ऐसा है कि आपके दिमाग के अंदर ना एक फ़िल्टर लगा होना चाहिए। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि सब कुछ गूगल पे नहीं होता। बहुत सी किताबें हैं ऐसी जिनमें जितना मवाद है उनमें से एक भी चीज़ गूगल पर नहीं है। राइट। अच्छा, अब सोशल मीडिया की गेम ये है कि आप ये अंदाज़ा करें कि आज से एक वीक पहले मैंने AI से कहा कि मुझे ये बताओ कि नया चैनल यूट्यूब पे किस चीज़ का आना चाहिए। उसने कहा ट्रैवलिंग। मैंने कहा बना दो। नाम क्या होना चाहिए, उसने दे दिया, मैंने रख लिया। मैंने कहा उसका बैनर बना दो, उसने बना दिया। अब मैं ये सिर्फ एक ट्राई कर रहा था, ट्रायल है जी, मैं ट्रायल कर रहा हूँ कि लेट्स ट्राई कि AI क्या कर किस हद तक जा। मैंने उसे कहा कि तुम इसका एक आइकॉन बना दो, उसने बना दिया। मैंने कहा बग बना दो, उसने बना दिया। मैंने कहा एक वीडियो बना दो, वीडियो भी बना दो जी, मराकश के ऊपर एक वीडियो बना दो, उसने बना दी। मैंने कहा अच्छी सी सबटाइटलिंग करो, उसने कर दी। मैंने कहा डिस्क्रिप्शन लिखो, एक की मैंने नहीं दबाई, सिर्फ मैंने AI से गुफ्तगू की। 7-8 वीडियोस के साथ एक शानदार चैनल विद इन 1 डे, 1 घंटे के अंदर अंदर 7 वीडियोस का वाला चैनल, मतलब आउट क्लास। आप देखें आपको लगेगा कि बहुत बड़ा चैनल है, मिस्टर नोमैड ट्रेवल्स ना। मैंने उसको चलाना है, मैंने सिर्फ एक ट्राई किया कि घर बैठे बैठे जस्ट यूजिंग योर लैपटॉप आप क्या कुछ कर सकते हैं। आई थिंक जो नईम भाई बात कर रहे हैं ये बहुत डेंजरस हो गया, बहुत डेंजरस हो गया। ये कुछ भी बना सकता है, ये कुछ भी दिखा सकता है। और आपकी बातें सुन रहा है, मतलब आपकी प्राइवेसी नहीं। आप अभी बात करें ना, फॉर एग्जांपल आप अभी पेंट की बात शुरू कर दें तो शाम को आपको पेंट के एड्स आने शुरू हो जाएंगे। उसी आपका एल्गोरिदम जो है वैसा हो जाता है, आपका एल्गोरिदम वो हो जाता है। मुझे ये लगता है कि लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि 4-5 साल में ना ये लीनियर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ डिजिटल रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह ये ऑथेंटिसिटी
सिर्फ लीनियर के पास। मैंने एक दोस्त से ना फोन पे को थोड़ी अजीब गुफ्तगू कर ली, तो मुझे वो चीज़ें आना शुरू हो गई, मैं तो उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। बच्चों ने और भाभी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हारून रफ़ीक जो है एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं और अपने जॉनरे के एक सुपरस्टार हैं, बड़े एंकर हैं, या उस तरह ही बस स्टील मिल दा ऑनर कार आ रहे हैं तो जा रहे हैं? अच्छा नहीं भाई, बिल्कुल वैसे का वैसा। उसकी वजह ये है कि बड़े लोग आए, बड़े लोग ख़त्म हो गए, और ऐसा ऐसा उरूज लोगों पे आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारी इंडस्ट्री में ही जो ऐसे ऐसे बड़े एंकर्स थे कि वो जितना पैसा लेते थे, बड़े बड़े आए, ख़त्म हो गए। जवाल सिर्फ अल्लाह की ज़ात को नहीं है, बाकी हर एक को जवाल है। बेशक। डिप्रेशन में लोग तब जाते हैं जब आपके करियर पे जवाल आता है ना, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब मुझे कोई पूछता ही नहीं, अब मुझे कुछ देखता ही नहीं, जानता ही नहीं। तो आई केप्ट माई फीट ऑन द ग्राउंड। मैं जैसे अपना सैटरडे संडे मंडे जैसे गुजारता था, मैं वैसे ही गुजारता हूँ। आई डू नथिंग एक्स्ट्रा कि अब मैं कोई बाज नहीं आया तो सी? नहीं, अजय नहीं आया। ये बताइए, जब बात करते हैं मीडिया पर्सनैलिटीज़ की, जी, तो अब मीडिया फील्ड से आपका ताल्लुक है जी, तो कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ जो प्रोमिनेंट है उन्होंने आपको मुतासिर की है? मोइन अख्तर, उमर शरीफ मरहूम, और ज़िया मोहिउद्दीन, और मुश्ताक अहमद यूसफ़ी, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर। जी, जब ज़ुनैरा से बात आपने खबरनाक क्यों छोड़ा? उसकी वजह? खबरनाक खत्म हो गया तो फिर छोड़ा। अच्छा, वहाँ से खत्म हो गया था, उसके बाद जी शो बंद हो गया। ओके, फिर कंटिन्यू स्टूडियो में अकेली बैठी रही? नहीं, फिर आपके साथ वो होशियारियाँ की बात हुई थी ना, फिर वो नहीं हो सका। फिर उसके बाद मैं कराची चली गई, फिर मैंने कुछ ड्रामाज वहाँ पर जाकर दोबारा से कंटिन्यू किए, और सबा कमर के साथ भी आपने एक ड्रामा किया जी, तुम्हारे हुस्न के नाम। और फिर साथ में ये था कि मैं तो बड़े दुखी दिल के साथ ना, उन्हीं दिनों में कोविड भी था जी, बिल्कुल, तो मेरी फैमिली में कुछ डेथ्स भी हो गई, तो मैं बहुत ही डिप्रेस थी। एक तो मुझे इस बात का भी दुख था कि शो ख़त्म हो गया है, और साथ में ये था कि फैमिली की तरफ से मुझे अलाउ नहीं था कि मैं अब कोविड में बाहर जाके काम करूं, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैंने एक बड़े दुखी दिल के साथ जो ना यूट्यूब पे सिर्फ अपनी एक प्रेजेंस रखने के लिए चैनल बनाया था, जैसे आप कह रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ से, और ये मेरा एक वो करियर ही एक किस्म का पॉलिटिकल कंटेंट जो है ना ज़ुनैरा, यहाँ पे जो है वो प्रो पीटीआई व्यूज़ लेने के लिए ना वो किया जाता है, और आप बिल्कुल जो है वो एंटी जाती हैं। इसकी वजह क्या है? चले मैं खुल के पूछ लेता हूँ कि इतनी नफरत की वजह क्या है? अच्छा, नफरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, किसी से भी नहीं है, लेकिन जब मैं सच बोलती हूँ तो ऑब्वियसली जो सुनने वाले हैं लोग ज़्यादा, अगर आप देखें तो 90% सोशल मीडिया पर पीटीआई की फ़ैन फॉलोइंग है। अब ऐसे में अगर मैं सच बोल रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि ये खबर ऐसे नहीं है, जैसे मैंने अभी इमरान रियाज खान की एग्जांपल दी कि जो वो सदीक जान हो गए, ये हो गए, समी इब्राहिम, ये लोग ज़्यादा हैं, इनकी प्रेजेंस ज़्यादा है। तो जब आप सच बोलते हैं ना, तो वो नकार खाने में तूती वाली आवाज़ का वो चक्कर हो जाता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल हट के बात कर रही है, ये एक लड़की सी है, वो इतने बड़े बड़े आदमी हैं, वो तो जनाब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठा हुआ है, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक बात बता रहे होंगे। ऐसा नहीं है। मैं कभी भी जो है ना स्टेट के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कभी ऐसा कंटेंट नहीं बना सकती, पहली बात। दूसरी बात, अभी जब इलेक्शंस हुए तो मैं आपको ऑन एयर बोल रही हूँ, मुझे कॉल्स आई और मुझे कहा गया कि आपने डेली बेसिस पे माइक पकड़ के ऑडियंस पोल करना है और हम आपको लाखों में पे करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ पीटीआई प्रो करना है कंटेंट। मैंने इनकार कर दिया। मैंने उनसे मैंने कहा पैसों की बात नहीं है, मेरे ज़मीर की बात है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैंने नहीं बोलना। ये कॉल्स अंदरूनी मुल्क से आई थी? हाँ, अंदरूनी मुल्क से आई थी। और आपको पता है कि मैं ट्विटर के ऊपर भी आजकल थोड़ी एक्टिव हूँ, और ये जो पॉलिटिकल कंटेंट है ना, मैं पूरा रिसर्च बेस्ड, मिसाल के तौर पे एक वेव चली और उसमें एक खबर आई कि ये खबर ऐसे है, तो मैं उसके पीछे लग जाती हूँ कि अच्छा मैं देखूँ कि असल खबर क्या है। फिर मैं आती हूँ, मेरे व्लॉग में अक्सर आपने देखा होगा मैं रेफरेंस कोट करती हूँ, मैं साथ में वीडियो भी लगाती हूँ, अगर ऑडियो तो ऑडियो भी लगाती हूँ, मैं सबूत देती हूँ साथ में। तो इस पॉलिटिकल फील्ड में और मीडिया की जो फील्ड है आपकी, उसमें कभी दुश्मन भी बने? हाँ, दुश्मन बहुत बनते हैं, और जो लोग टैलेंटेड होते हैं ना, खास तौर पर लड़कियाँ, उनसे लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लड़कियाँ मोस्टली टैलेंटेड नहीं। तो कैसे कॉप अप करती हैं इन सिचुएशंस में? कुछ नहीं, बस सिर्फ अल्लाह ताला, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला और गार्ड तो है। और मैं आपके 2 गार्ड्स भी हैं आपके साथ? हाँ, गार्ड्स को भी अब आज गार्ड्स नहीं है। एक और मैं गिला भी करना चाहूँगी आपने, क्योंकि मुझे कहा, देखें बहुत सारे लोग मुझे ये भी समझते हैं कि शायद ये जो गवर्नमेंट के बारे में या स्टेट के बारे में बड़ा उनके हक में बात करती है, तो शायद ये उनसे पेमेंट्स लेती है, शायद ये उनसे पैसे लेती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ज़मीर के ऊपर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और मेरा गिला भी है मौजूदा हुकूमत से कि ये लोग क्या करते हैं कि जो लोग वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा आए रोज़ बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर रही होती हैं, लेकिन जो सच में इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सच बता रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं वो करती।
कभी ऑफर आई बराह रास्त किसी पार्टी से कि आप हमारा हिस्सा बने? जिस तरह मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती, बिल्कुल नहीं आना चाहती। अच्छा चले इसी पे बता दें कि मॉडलिंग कर ली, एक्टिंग कर ली, आपने होस्टिंग कर ली, करना क्या चाहती हैं? और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ वक्त वो बताइए। वो जैसे जैसे आता जाएगा प्रोजेक्ट आपको दिखाती जाऊंगी। अभी कोई टारगेट नहीं किया आपने? टारगेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जब वो फुलफिल होंगे तो फिर बताऊँ। शादी तो हो चुकी है। अच्छा मुबारक हो। थैंक यू। बुलाया नहीं? रैपिड फायर की शादी हो चुकी है। अच्छा नईम साहब रैपिड फायर सेगमेंट कर लें जल्दी से। आप तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त हम कॉफी विद समा में कर सकती रैपिड हैं। फायर सेगमेंट करते हैं। रैपिड फायर जिससे पहले जो है जी एक कोई पैगाम जो है वो यूथ के लिए और इस फ़नून लतीफ़ा में अगर कोई कदम रखना चाहता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है, ये ज़ुनैरा तो एक बड़ी अलग सी एग्जांपल है। अदरवाइज़ जो सूरत हाल है हमारे फ़नून लतीफ़ा की, आप फिल्म की बात करें, ड्रामा की बात करें, आप दीगर मीडियम की बात करें तो बड़ा मुश्किल है। तो आप अपने एक्सपीरियंस और क्या पैगाम देते हैं नई नस्ल को? नई नस्ल को मेरा यही पैगाम है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप यंग हैं तो भाई बड़ी दुनिया यंग बैठी है। अगर आपको ये लगता है आप खूबसूरत हैं तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत आदमी या औरत मौजूद है। अगर आप ये समझते हैं आपने MBA किया है, आपने PhD की है, तो भरे पड़े हैं। MBA लॉट्स में निकल रहे हैं और भी डिग्रीज लॉट्स में निकल रही हैं। यू आर जस्ट वन न्यू गाय इन द ब्लॉक, नथिंग एल्स। जब तक आप अपने आप को सब में से मुमताज़ नहीं करेंगे, और आपको मुमताज़ करती है सिर्फ एक और एक ही चीज़। अच्छा होता ये है कि सबको पता होता है जवाब, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया को पता है कि पतले कैसे होते हैं, किसको नहीं पता कैसे पतले होते हैं, लेकिन फिर भी मोटा आदमी आपसे पूछेगा कि यार पतले कैसे होते हैं, यार कोई आइडिया दो। भाई सबको पता है कम खाओगे तुम पतले हो जाओगे। माई पॉइंट इज सबको पता है कि सब में मुमताज़ कैसे होना है, और वो एक ही तरीका है। खुदा के लिए आपकी जो कमाई है महीने की, चाहे आप जॉब करते हैं कुछ भी करते हैं, उसका एटलीस्ट 20%, चलें आप 15% कर लें, आजकल हालात ख़राब हैं, वो किताबों में जाना चाहिए। वो किताबों में अगर नहीं जा रहा तो आप डाउन द ड्रेन जा रहे हैं, फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ें, आपके पास या तो नॉलेज हो। ये किताबें खरीदनी है, किताब में रख के किसी को नहीं देना। समझ रही हूँ मैं, यही समझ रही हूँ। अच्छा, या किताब खरीद लें या एक्सपीरियंस आपका होगा जाके 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, शायद 45 में हो जाए अगर अच्छे ऑब्जर्वेंट। लेकिन अगर आप जवानी में तरक्की करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किताब, और किताबों से आई हुई नॉलेज कोई नहीं छीन सकता। बहुत ही खूबसूरत लम्हात जो है वो हारून रफ़ीक और ज़ुनैरा माहम के साथ जारी हैं। दिल तो नहीं चाह रहा, मगर फिर बार बार वो वक्त के दामन वाली मिसाल देनी पड़ती है। बिल्कुल जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। किसी दूसरे प्रोग्राम में हारून साहब से भी और ज़ुनैरा से बहुत सी ऐसी बातें जो अभी मेरे दिल में थी, जो मैं करना चाहता था, वो ज़रूर करूँगा। और मेरी तरफ से मैं इजाज़त चाहूँगा अगले प्रोग्राम के लिए। जी बुशरा। जी बिल्कुल नईम साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की। आज के जो खास मेहमान है मिस्टर हारून रफ़ीक और ज़ुनैरा माहम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। बहुत मज़े की बातें हुई और मुझे उम्मीद है कि हमने आपकी पर्सनैलिटीज़ के वो पहलू जो है कोशिश की है कि नाज़रीन के साथ शेयर करें जिन्होंने पहले कभी नहीं देखे। कॉफ़ी विद समा से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।